पीएम मोदी ने शुरू किया 11 दिन का खास अनुष्ठान, रामलला की पोशाक में लिए नाप का इंतजार। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में घमासान, वामदल ने कर दी बड़ी मांग, कहा जेडीयू का 17 पर हक नहीं। मध्य प्रदेश के बाद नयनतारा के खिलाफ महाराष्ट्र में केस दर्ज, अन्नपूर्णा पर लव जिहाद की बढ़ावा देने का आरोप। कांग्रेस ने मेरठ से किया चुनावी शंखनाद, इमरान मसूद बोले राम हमारे आराध्य, हम सब राम के वंशज। सीतापुर में हैंड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ता लखनऊ से रवाना, आसपास के इलाके को कराया गया खाली। धामी कैबिनेट में 5000 व्यापारियों को मिली राहत, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 माह के लिए बढ़ाया। जाम की समस्या को लेकर सीएम धामी का बड़ा आदेश, कहा सड़क किनारे अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई। हल्द्वानी में 65 एकड़ में बनने जा रहा गौशाला, 4000 गौवंशों की होगी देखरेख, डीएम ने जारी किया लेटर। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग, जनवरी के बाद सड़कों पर उतरने की दी चेतावनी, 50 संगठनों का मिला समर्थन। देहरादून में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री, बुजुर्ग महिला में हुई पुष्टि, अस्पताल में डॉक्टर की टीम कर रही मॉनिटरिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए उत्तराखंड की सोशल मीडिया टीम घोषित कर दी। सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के मुताबिक विशाल मौर्य को प्रदेश प्रभारी और घनश्याम फुलेरा को प्रदेश संयोजक मनोनीत किया गया। विकास नेगी ने कहा अंशु सक्सेना कार्यालय प्रभारी, कुलदीप जखमोला कार्यालय सह प्रभारी, मनोज रावत कार्यालय सह प्रभारी, एचएन चमोली मीडिया सदस्यता प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं पिंकी पाठक सह प्रभारी, देवनजीत प्रदेश सोशल मीडिया डिजिटल प्रभारी, राजबीर कंडारी सह प्रभारी, वसीम अहमद सह प्रभारी, पुनीत चौधरी ब्रांडकास्टिंग प्रभारी, आदित्य जोशी सह प्रभारी बनाए गए और इसके अलावा शरद चंद शाह को अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल प्रभारी बनाया गया। उत्तराखंड में तमाम सामाजिक संगठन भू कानून को सशक्त बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की जमीनों को बाहरी लोगों और भूमाफियाओं से बचाया जा सके। इसी कड़ी में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने हुंकार भरते हुए हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश में भू कानून लागू करने की मांग की और साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं गुरुवार को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक शहीद स्मारक में हुई और उस बैठक में करीब 50 संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर अग्रिम रणनीति पर कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि समिति की टीम राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारी और उत्तराखंड की महान विभूतियों के गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी कलश में एकत्रित करके शहीद स्मारक लाएगी। जिस दिन सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग मान ली जाएगी, उस दिन हरिद्वार स्थित गंगा में कलश विसर्जित किया जाएगा। समिति के संयोजक मोहित डिमरी का कहना है बैठक में ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रचार प्रसार समिति और वित्त नियंत्रण कमेटी के गठन का फैसला लिया गया। देहरादून में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में देहरादून में एक बुजुर्ग महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है महिला रिकवर हो चुकी है, पूरी तरह स्वस्थ है। बता दें बीते दिन और 4 जनवरी को उत्तराखंड में 2 मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलनेस की शिकायत हुई। उसके बाद महिला को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब महिला कोरोना जांच की गई तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद महिला को दून अस्पताल में एडमिट कराया गया। वेरिएंट का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने महिला के सैंपल को उस समय जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा। 11 जनवरी को महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की पुष्टि हुई। हालांकि संक्रमित महिला स्वस्थ होने के बाद घर पर है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर
CS रावत का कहना है, हाल ही में उनके दामाद और लड़की अमेरिका से उनसे मिलने आए थे और कुछ दिन रहने के बाद वापस अमेरिका चले गए थे और उनके जाने के बाद महिला को खांसी जुकाम की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी जांच प्राइवेट अस्पताल में करवाई तो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह ढोबाल के नेतृत्व में पुलिस अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने में लगी हुई है। CO सदर स्वप्निल मुयल ने बताया, उनके द्वारा 2 दिन में कई डंपरों को सीज किया गया, जिसके बाद कार्रवाई को देखते हुए खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। CO सदर ने कहा, जल्द ही हरिद्वार पुलिस संबंधित विभाग की टीम के साथ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगी। पहला नुकसान तो ये है कि राजस्व को जो SSP महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई करी जा रही है ताकि हम अवैध खनन पर अंकुश लगा सकें। देखिए, इससे हमारा दुगना नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये है कि राजस्व को जो आर्थिक हानि होती है वो तो है ही। दूसरा सबसे ये रहती है कि जो अवैध खनन करते हैं उनको पता रहता है कि हम इलीगल काम कर रहे हैं, तो इस वजह से अपना जो जर्नी का ड्यूरेशन कम करने की वजह से ये बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और इसमें एक्सीडेंट के भी चांसेस बने रहते हैं। इस वजह से हम लोग इस पर शिकंजा कस रहे हैं ताकि अवैध खनन को हम लोग जड़ से खत्म कर सकें। सर, लगातार देखा जा रहा है कि दूसरे दिन आज आपके द्वारा, तो किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली क्या है, हम लोग ये आपस में मिलकर ही समन्वय से ही ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले भी एसडीएम साहब के साथ भी हम खनन अधिकारियों के साथ भी हम गए थे। रात को भी हम लोग कुछ छापेमारी करी थी और अभी भी हमारा उसी एक संयुक्त कार्यक्रम का प्रोग्राम था। लेकिन हम ये लगातार संयोजन बना के कर रहे हैं, समन्वय बना के कर रहे हैं और लगातार इस पे काम कर रहे हैं। आज कितने डंपर बना था, आज हमने डंपर पकड़ा। हरिद्वार के राधिका एन्क्लेव में जंगली हाथी घुसने से हड़कंप मच गया। वहीं आसपास मकान में लगे CCTV कैमरे में हाथी की चहलकदमी कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर हाथी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि हरिद्वार का अधिकतर क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व और वन विभाग की सीमाओं से आता है। अक्सर जंगली जानवर आबादी में घुस आते हैं। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आतिशबाजी कर हाथियों को जंगल तक खदेड़ा। हल्द्वानी में आए दिन आवारा मवेशियों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब जल्द लोगों को आवारा पशुओं के आतंक से निजात मिलने वाली है, क्योंकि जिला प्रशासन और नगर निगम आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने जा रहा है, जो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा गौशाला होगा, जिसमें करीब 4000 से अधिक गौवंशियों को रखने की व्यवस्था होने जा रही है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया, हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम ने हल्द्वानी के हल्दू चौड़ के गंगापुर कबड़वाल गांव में 67 एकड़ सरकारी भूमि को अधिग्रहण किया गया था, जिसको हल्द्वानी नगर निगम को ट्रांसफर कर उसमें गौशाला बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने नगर निगम को गौशाला के मास्टर प्लान और निर्माण तेजी से निर्देश देते हुए मास्टर प्लान के तहत नवनिर्मित गौशाला में जानवरों को रहने के लिए शेड्स, पानी पीने के लिए नांद, ट्यूबवेल, टैंक, गौवंश के लिए चारा भूसा रखने के साथ ही पशुओं के उपचार के लिए डिस्पेंसरी आदि की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें मेल फीमेल पशु अलग अलग रखे जाएंगे। वर्तमान में गौशाला की बाउंड्री का कार्य तेजी से चल रहा है। दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम को गौवंश से जुड़ी चित्रकारी बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है, गंगापुर में बनने वाली गौशाला कुमाऊं मंडल का पहला सबसे बड़ा सरकारी गौशाला होगा, जहां करीब 4000 से अधिक पशुओं को रखने की व्यवस्था होगी। जयपुर में आयोजित 98वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार शामिल हुए, जिन्होंने राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए जारी की गई नई सोशल मीडिया नीति पर बात की। उन्होंने कहा, कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा नियमावली 2002 का उल्लंघन किया जा रहा था और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक नई सोशल मीडिया नीति जारी की है।
देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, एडवाइजरी शब्द जरूर, लेकिन ये हमारी एक तरह से आचरण नियमावली का अंग है और इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन बेस्ड ऑन जो समय समय पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर समय समय पे सरकारी सेवकों के लिए गाइडलाइन इशू की गई हैं। और हम लोगों ने पाया था कि कुछ समय से हमारे कई कर्मचारी या तो जानकारी के अभाव में या फिर जानबूझ के इंडिसिप्लिन शो करते हुए इस प्रकार के मतलब जो गाइडलाइंस पहले से थी उनका उल्लंघन कर रहे थे और सोशल मीडिया पर पुलिस की वर्दी पहन के या तो अपने निजी क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार कर रहे थे या उसका मतलब इस तरह से मतलब सोशल मीडिया का सरकारी समय में गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कि ओवरऑल विभाग में भी अनुशासन प्रभावित हो रहा था और पब्लिक में भी उसका एक डर। और इसमें सारे हमें इसको इशू करने से पहले हमने, जैसे मैंने बताया, ये भारत सरकार की और राज्य सरकार की इस बारे में गाइडलाइंस हैं उनको भी देखा, हमारे अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी हमने विचार विमर्श किया और उसके बाद हमने ये एक अपडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल मीडिया पॉलिसी जिसका कि नाम उत्तराखंड पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी 2024 है, इसको हमने इशू कर दिया है। दिस इज नॉट अ जस्ट लाइक, जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक परामर्श नहीं है, ये एक पॉलिसी है और ये मतलब हमारी आचरण नियमावली के तहत हमने इसको जारी किया है। तो इसका कोई भी अगर वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ हमारे जो कंडक्ट रूल है पुलिस के और पुलिस के डिसिप्लिनरी जो रूल्स हैं उसके तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। और मैं इसमें ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें हमने सिर्फ पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के स्वयं के मिसयूज पे भी पाबंदी नहीं लगाई है। हमने इसमें ये भी इंश्योर करने की कोशिश की है कि जो राइट टू प्राइवेसी समय समय पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसके बारे में कई सारे जजमेंट्स दिए हैं, उस राइट टू प्राइवेसी को भी पुलिस अपने सभी क्रियाकलापों में अपहोल्ड करे। तो इस उदाहरण के तौर पे यदि सरकारी काम के दौरान वो कोई भी वीडियो बनाते हैं और उसका कोई भी अगर वो अपलोड करते हैं तो उसमें भी जो सिटीजन हैं हमारे, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, बिना उनकी परमिशन के इस तरीके की कोई भी चीज़ अपलोड ना की जाए। ठीक है, कोई वैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर का इशू है या कोई क्राइम सीन वगैरह है उसका तो अलग बात है, बट अदरवाइज रूटीन के उसमें पुलिस ये भी इंश्योर करे कि सोशल मीडिया पे वो ना सिर्फ अपना डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करें बल्कि प्राइवेट सिटीजन्स की भी जो उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी मेंटेन किया जाए। जयपुर में अभी 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024 के बीच में जो हमारा एनुअल डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है, इट इज़ चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड उसमें यूनियन होम मिनिस्टर भी होते हैं। तो इसमें सभी प्रदेशों के और यूनियन टेरिटरीज के और सारे केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजीज इसमें हिस्सा लेते हैं और इस साल भी मतलब इसमें मुझे पहली बार इसमें जाने का सौभाग्य मिला और इसमें कई सारे विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन जो इसमें मुख्य रूप से जो बात हुई वो प्रधानमंत्री जी ने जो वर्ष 2014 में स्मार्ट पुलिसिंग का एक विजन दिया था और उस विजन को ही आगे बढ़ाते हुए कई सारे में जो सरकार की मंशा है और जो सरकार का विजन है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी। और उसके क्रम में कल मैंने एक मीटिंग भी ली जिसमें कि पुलिस विभाग के देहरादून में सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और उसमें इस मीटिंग में जो भी मुख्य बिंदु थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है कि किस प्रकार से एक तो इन एक्ट्स को हम उत्तराखंड में प्रभावी ढंग से एक योजनाबद्ध तरीके से लागू करेंगे और दूसरा ही बाकी और विषयों पर भी जिनमें प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है स्मार्ट पुलिसिंग के विजन के तहत। और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसके बारे में समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है और उन्होंने भी बहुत इस बारे में लगातार चिंता और रुचि दिखाई है कि किस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग के जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको यहाँ साकार कर सके और देश की सबसे टॉप की पुलिस फोर्सेज में अपना स्थान बना सके। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी को होना है। इससे पहले देश और नेपाल से उपहारों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गुजरात से 500 किलो वजन का नगाड़ा अयोध्या भेजा गया है और इसे अयोध्या में लगा भी दिया गया है। सोने की परत वाले इस नगाड़े की खूबसूरती देखते ही बन रही है।
इसके अलावा गुजरात से 44 फीट का धर्मध्वज भी अयोध्या भेजा गया है। राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। वहीं माता जानकी के मायके नेपाल से 1100 उपहार अयोध्या भेजे गए। मान्यता यह है कि शुभ मौके पर बेटी के घर उपहार भेजे जाते हैं और इसी के चलते नेपाल से 1100 उपहार अयोध्या पहुंच चुके हैं। इन उपहारों में माता जानकी के जेवर, चांदी की चरण पादुका, पकवान आदि शामिल हैं। नेपाल में राम मंदिर के आयोजन को लेकर खास उत्साह है। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग उपहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सर्किट हाउस में बैठक हुई, जिसमें भाजपा के शीर्ष पदाधिकारी, जिला प्रशासन व ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कई प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ट्रस्ट इस पर विचार कर रहा है। वहीं छोटे छोटे पहलुओं को भी ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अयोध्या में 22 तारीख होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और ट्रस्ट के साथ एक बैठक में कैसे आने वाले लोगों को सुगम व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें, सुरक्षा की दृष्टि से, आवास की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, इन सभी विषयों पर विचार करने हेतु ये विचार विमर्श की बैठक चल रही है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं देश भर से, चाहे 23 तारीख को निमंत्रित बंधुओं की बात हो, चाहे 22 तारीख के बाद आने वाले देश भर के अधिसंख्य श्रद्धालुओं की सुविधा की बात हो, इसीलिए सब लोग मिलजुल करके एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, दर्शन आसानी से मिल सके, प्रसाद की सुविधाएं हो सके, रहने की व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य के लिए ध्यान दे करके, जाड़ा है, ठंडक है, पानी बरस सकता है, इन सारे छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रख के ये बैठकों का काम चल रहा है। और निश्चित रूप से प्रशासन के साथ मिलकर के ट्रस्ट और सभी कार्यकर्ता जो इस काम में लगे हैं राम भक्तों के स्वागत में, वो एक अच्छी व्यवस्था तैयार करेंगे, ऐसा विश्वास है। अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिनों का एक विशेष कार्यक्रम, आप सबने उसको छापा भी है, प्रसारित भी किया है, वो यहाँ पर संपन्न होने वाला है। उसमें विभिन्न पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व हो, इसको ध्यान में रख करके उसकी तैयारी की जा रही है। आपको शीघ्र उसके विषय में विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। तुम लोग आगे जा रहे हो, तुम लोग को पीछे भाई समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने की बात को नकार दिया। अखिलेश यादव ने कहा, उन्हें कोई न्योता नहीं मिला, उनके पास कोई कोरियर नहीं आया। जिन्होंने सवाल पूछा है वो कोरियर की पर्ची लेकर आए। उन्होंने कहा, आज बीजेपी का जो रास्ता है वो स्वामी विवेकानंद का रास्ता नहीं है, इसलिए आज वे संकल्प लेंगे कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी के पीछे सभी पूंजीवादी और उद्योगपति लोग हैं, जो वो कहते हैं उसके अनुसार नीति बनती है। टॉलरेंस का रास्ता नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है वो समाज को बांटने का है। टॉलरेंस का रास्ता नहीं है। जो शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की, वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसलिए आज के दिन जब हम स्वामी जी को याद कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लें कि उनके बताए हुए रास्ते पर उन्होंने जो समाज की सेवा के लिए शिक्षा दी, उसको अपना करके और उनकी तमाम बातों को अपने जीवन में अनुकरण कर करके उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी, यही सच्चा काम होगा जो उन्हें हमेशा याद रखेगा। मैं अपने प्रेस के साथियों को और आज विवेकानंद जयंती के दिन आप सब लोग आए हैं, मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जो भारतीय
संगम की रेती पर लगने वाले देश के सबसे बड़े धार्मिक माघ मेला शुरू होने वाला है। हर विभाग इस बार के माघ मेले को यादगार बनाने में जुटा है और इसी कड़ी में रेलवे और रोडवेज विभाग श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अगर रेलवे की बात करें तो उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए हर बार की तरह इस बार भी अधिक संख्या में टिकट काउंटर खोले जा रहे हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन पर 24 घंटा खाने पीने के स्टॉल खुले रहेंगे ताकि कोई भी श्रद्धालु यात्री भूखा न रहे। इसके साथ ही कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं ताकि अधिक संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे। 20 जनवरी से रेलवे स्टेशन पर स्लीपिंग पॉन्ड की भी शुरुआत की जा रही है, जिसमें श्रद्धालु आराम कर सकेंगे या कहें कि बेहद कम दाम पर सोने की व्यवस्था की जा रही है। बात करें यात्री सुविधाओं की तो स्टॉल्स को, जो भी स्टेशन पे स्टॉल हैं उनको 24 घंटे खोले रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं ताकि यात्रियों को खान पान संबंधी कोई दिक्कत ना हो। अतिरिक्त टिकट चेकिंग स्टाफ तैनात किया गया है ताकि लोगों को टिकट वगैरह लेने में असुविधा ना हो। अतिरिक्त काउंटर्स खोले जा रहे हैं। माघ मेला परिसर में भी रेल प्रदर्शनी और रिजर्वेशन की सुविधाएँ, टिकट की सुविधाएँ प्रोवाइड की जा रही हैं। और इस बार एक नई पहल की गई है, स्लीपिंग पॉड हमारा 20 जनवरी के आसपास से प्रारंभ हो जाएगा। करीब 80 स्लीपिंग पॉड रहेंगे, जो यात्री 5-6 घंटे के लिए इंतज़ार करते हैं ट्रेन का स्टेशन पे, वो बैठे बैठे इंतज़ार करते हैं या अगर ज़्यादा देरी के लिए होटल में जाते हैं, ज़्यादा पैसा व्यय करते हैं, ऐसे लोगों को स्लीपिंग पॉड में आराम करने की सुविधा दी गई है, जिसका बहुत कम किराया होगा और उन्हें सुविधाएँ मिलेंगी वही और आराम कर सकेंगे। तो एक नई पहल है रेलवे की, स्लीपिंग पॉड, जो शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है। अब बात करें, हमने यहाँ पे एक ये गोल्फ कार्ट भी स्टार्ट किया है ताकि जो दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो। तो ऑन पेमेंट बहुत मिनिमम चार्ज है जिस पर गोल्फ कार्ट उपलब्ध है। और जैसे भी नीड बेस्ड हमारे पास रेक हैं और आवश्यकता अनुसार नीड बेस्ड डायरेक्शन वाइज ट्रेन्स चलाई जाएंगी, स्पेशल ट्रेन्स। जैसे जैसे आवश्यकता होगी, टिकटिंग जैसे देखेंगे किसी डायरेक्शन की टिकटिंग ज़्यादा हो रही है तो हम स्पेशल ट्रेन तुरंत रन कर देंगे, तैयारी हमारी रहेगी। तो अभी यही तैयारी है और आने वाले समय में और तैयारियां भी हम करेंगे। सीतापुर के मिश्र कोतवाली इलाके के भटपुरवा गांव के पास एक खेत में पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। हैंड ग्रेनेड तब मिला जब 22 जनवरी को अयोध्या भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हैंड ग्रेनेड काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। वहीं जांच के लिए लखनऊ सुरक्षा शाखा से बम डिस्पोजल टीम रवाना हो चुकी है। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस सहित दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। पुलिस ने आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया। वहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हैंड ग्रेनेड आया कहां से और इसे लाया कौन है। थाना मिश्रित के भटपुरवा गांव में से ये सूचना मिली कि एक हैंड ग्रेनेड वहां पे गांव के बाहर खाली मैदान में प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, क्षेत्र को क्वारंटाइन किया गया और फायर ब्रिगेड एफएसएल की टीम बुलाई गई है। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही साथ जनपद स्तर से एसपी सुरक्षा साहब को यह अनुरोध किया गया कि एक बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां से भेजा जाए। तो इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल सिक्योरिटी मुख्यालय से बीडीएस टीम वहां से प्रस्थान कर चुकी है, जिससे बम को जो हैंड ग्रेनेड है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। जब टेक्निकल मुआयना होगा तभी इसके बारे में बताया जा सकता है कि इसका ओरिजिन कहां से है, ये आर्मी की है कि पुलिस की है। इसके बारे में अभी प्राइमरी जानकारी, चूंकि प्रायोरिटी अभी बम को डिस्पोज ऑफ करने की है, तो जो बीडीएस टीम पहुंच जाएगी, बम को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, टेक्निकल मुआयना हो जाएगा, उसके बाद ही ये कंक्लूड किया जा सकता है कि इसका ओरिजिन हैंड ग्रेनेड का कहाँ है। सर, अभी कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाला है, क्या लगता है इसको लेकर भी कहीं वहाँ पर इस तरह की कोई जांच? चूंकि ये खाली ग्राउंड में प्राप्त हुआ है, किन परिस्थितियों में प्राप्त हुआ है इसकी जांच की जाएगी। अभी कंक्लूसिव लेवल पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसकी क्वालिटी जब डिफ्यूज करने के बाद जब एनालाइज किया जाएगा तब इसके बारे में कुछ कंक्लूसिवली कहा जा सकता है। बुंदेलखंड के महोबा में लूट व मारपीट के फर्जी आरोप से आहत युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक ने मरने से पहले अपनी पत्नी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें खुद को निर्दोष बताया और पुलिस द्वारा किए गए अपमान से आहत होकर आत्महत्या करने की बात कही।
वहीं युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों ने हंगामे के बाद पुलिस अधीक्षक से उक्त दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही झूठी शिकायत देने वाले खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए। करण राजपूत उसका ठेका है, तो उसने यह झूठी FIR दी कि हमारे यहाँ पर रावण सिंह ने आकर के मारपीट की और लूटपाट की है आकर के और सामान छत अस्त व्यस्त किया है। और ये जानकारी जो है थाना इंचार्ज को दी गई और थाना इंचार्ज ने मौका नामत नहीं देखा और सीधा वो आकर के वो हमारे घर पर वो आए और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बोले कि तुम्हारे तुमने जो है ठेके में आकर के मारपीट की है और तुमने लूटपाट की है और कल जो है सुबह आकर के सुबह थाने आ जाना। और इसके बाद जो है 12:30 बजे रात्रि के समय में आए थे। तो सभी लोग हमारा परिवार में ऐसा है कि कभी किसी प्रकार की अन्य चीजों में असामाजिक गलत कार्यों में संलग्न नहीं रहा, जिसकी वजह से एक मान सम्मान की क्षति होने की वजह से भैया को रात्रि में जब सब लोग सो गए तो वो 2 बजे घर से बिना बताए निकल गया और निकलने के बाद उसने आत्महत्या करने से पूर्व जो है गाँव में खेत था वहां पर वो आकर के जो दबूल के पेड़ से फांसी लगा ली और उसमें आत्महत्या से पूर्व जो है जो थाना इंचार्ज देवेंद्र पांडे जी हैं और करण राजपूत इन लोगों के बारे में कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैं निर्दोष हूँ और मैं अपने आप की आत्महत्या कर रहा हूँ और मुझे न्याय दिलाया जाए। और जिसकी सूचना से संबंधित व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मैसेज को मैसेज भी किया, एक सालों के मोबाइल में भी मैसेज किया है, अंकित नाम है उसका, और अपने मैसेज के बाद भी व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया है। जो बाकी और क्या कितनी बड़ी घटना क्या पांडे जी के माध्यम से या करण राजपूत के माध्यम से तो उससे पहले कितनी बड़ी क्या बात है, किस तरीके से हुई है, फोन हुआ सामने हुए मुझे पता नहीं है। बस एक मैसेज हुआ हमारे पास एक, उसके द्वारा मांगने से पहले जो छोड़ा है उसमें दोनों लोगों को उसने दोषी ठहराया है। थाना श्रीनगर महोबा पर एक व्यक्ति की आत्महत्या के संदर्भ में उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। परिजनों ने तहरीर में बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा 10 जनवरी को मृतक के ऊपर झूठा चोरी व लूटपाट का एक पुलिस कंप्लेंट की गई थी, जिसकी जांच हेतु हल्का प्रभारी मौके पर गए थे। और थोड़ी देर बाद जब वहां से सब लोग चले गए, थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति घर से चला गया और जाकर उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह की तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें एक विषय यह सामने आया, परिजनों द्वारा बताया गया कि हल्का प्रभारी का आचरण ठीक नहीं था और भी कुछ आरोप उन्होंने इनके ऊपर लगाए हैं। इस मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त हल्का प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए इसके ऊपर डिटेल जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई जा रही है। साथ ही इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर त्वरित निस्तारण करते हुए दोषियों का दोष निर्धारण करने के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है। तो वो FIR क्यों नहीं लिखी सर? आप लोगों ने तो जाते ही ये जिसने लिखवाई उनको भी हमारे सामने अभी खड़ा करिए। जानते हैं हम लोग के बारे में। अभी सर मेरी बात सुन लीजिए, वही रिपोर्ट इन्होंने कहा लिखी जाएगी और लास्ट में 11 बजे सर रात 11 बजे घर पहुंचे, फिर निकला लोग वहाँ पे कैमरे लगे।